राजस्थान से ये खबर है, जहां विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत के बजट भाषण के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सीएम ने 8 मिनट तक पुराना भाषण पढ़ा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विधानसभा सत्र में पुराना बजट भाषण पढ़ने का आरोप लगा है और ये आरोप विपक्ष ने लगाया है। विपक्ष के आरोपों के मुताबिक करीब 8 मिनट तक अशोक गहलोत पुराना बजट पढ़ते रहे। तब महेश जोशी ने उनके कान में जाकर कुछ कहा और फिर अशोक गहलोत रुके। इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सीएम के कुछ मिनट तक गलत पढ़ने के बाद तीसरे व्यक्ति ने आकर बताया कि गलत पढ़ रहे हैं। बजट लीक हुआ है। बजट गोपनीय होता है और इसकी कॉपी सीएम के अलावा किसी दूसरे के पास कैसे पहुंच गई। डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है। आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। पीएम मोदी ने आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। समारोह में देश के कई जाने माने उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में 3 दिन में कुल 34 सत्र होंगे और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिन तक चलेगा। इस समिट में 40 देशों के 600 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इस समिट में 25 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज पीएम मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट का शुभारंभ कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। समिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से मेहमान लखनऊ पहुंचे हैं। कई एकड़ में फैले वृंदावन योजना के मैदान में टेंट सिटी बसाई गई है। इसमें बनाए गए भव्य पंडालों के नाम अलग अलग महर्षियों के नाम पर है। मुख्य हॉल का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, तो दूसरे पंडाल का नाम महर्षि दिधीची, तीसरे का नाम महर्षि भारद्वाज और चौथे का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10 साझेदार देश हैं। इसके अलावा 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ निवेश के करार होने की उम्मीद है। 3 दिन के समिट में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इस समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी शामिल होंगे। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 6 साल में यूपी देश का ग्रोथ इंजन बना है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लखनऊ की वृंदावन योजना में शुरू हो रही 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया और समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनका उत्तर प्रदेश से अलग स्नेह है और उत्तर प्रदेश के प्रति एक अलग जिम्मेदारी भी है। पीएम ने कहा कि पहले लोग यूपी को बीमारी राज्य कहते थे कि यहाँ पर गुंडा राज है, लोग सुरक्षित नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस धारणा को बदल दिया है। आज यूपी विकास में बाहुबली बन गया है। मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि देश विदेश के निवेश से राज्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य तेजी से विकास की गति पकड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज से लखनऊ की वृंदावन योजना की शुरुआत कर रहे हैं। 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ उन्होंने किया और समिट को संबोधित भी किया। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक और खबर राजस्थान से आपको दिखा दें। राजस्थान के दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। आज से ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा जाने वाले थे और उनके दौसा पहुंचने से पहले इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक आरोपी को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार भी किया है। इन सफेद बोरियों में इतना विस्फोटक भरा हुआ है जिससे किसी भी शहर को धमाके से दहलाया जा सकता है। राजस्थान की दौसा पुलिस ने विस्फोटक की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं, लिहाजा बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल पुलिस को कलेक्ट्रेट के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी थी।
जब पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया। पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद मिला। विस्फोटक का कुल वजन करीब 1000 किलो है। पुलिस अब विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध विस्फोटक का ये कारोबार वो कब से कर रहा था और वो इसकी सप्लाई कहां-कहां करता है। पिकअप वैन ड्राइवर राजेश मीणा के खिलाफ विस्फोटकों के जखीरे को अवैध रूप से कब्जे में रखने और परिवहन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 दिनों के अंदर दूसरी बार मुंबई जा रहे हैं। पीएम यहां 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई सोलापुर मुंबई शिरडी के बीच दोनों ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही मुंबई से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में होंगे। 22 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे मुंबई दौरे ने विपक्ष की नींद उड़ा कर रखी है। विपक्ष पीएम मोदी की मुंबई यात्रा पर कटाक्ष कर रहा है तो बीजेपी पीएम मोदी को विकास पुरुष की विकास गाथा से जोड़ रही है। पीएम मोदी आज मुंबई में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस है और दूसरी ट्रेन है मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत। दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मुंबई को कई और सौगात भी देंगे। पहले छोटा बोगदा था, अभी बड़ा कर दिए इसको, तो ट्रैफिक कम होगा, वाहन आएगा जाएगा। तो बहुत ही सुपर्ब हो गया, अच्छा हो गया है। गाड़ियाँ भी जाएगी आएगी तो बहुत लोगों का समय संपत्ति सब बचने वाला है। प्रधानमंत्री आज सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम कुरार अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबई करों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में आज प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समाज के नए सैफी एकेडमी का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो ने आज सुबह 9:18 पर अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया। SSLV D2 अपनी दूसरी कोशिश में 15 मिनट की उड़ान के बाद 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने में कामयाब रहा। और ये इसरो का अब तक का सबसे छोटा रॉकेट है जिसे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से SSLV D2 की सफल लॉन्चिंग की। SSLV भारत का सबसे छोटा और नया रॉकेट है। इसे 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था, लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन पहली बार इस रॉकेट की लॉन्चिंग सफल थी। पिछली बार की कमियों में सुधार करते हुए इसरो फिर से लॉन्चिंग कर रही SSLV D2 अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा। SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करता है। SSLV D2 34 मीटर लंबा, 2 मीटर डायमीटर वाला यान जिसका वजन 150 टन है। ये अंतरिक्ष के लिए कम लागत से मिशन को पूरा करता है। लॉन्चिंग से पहले कल इसरो की टीम ने मंदिर में दर्शन किए थे और सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना की थी। वहीं 17 फरवरी से धर्म गार्जियन 2023 का आगाज होने वाला है। इसके लिए भारत और जापान दोनों देशों की सेनाएं तैयार हैं। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज में दोनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी, जिसमें दोनों देश की सेनाएं रण कौशल का प्रदर्शन करेंगी। भारत और जापान की सेना एक बार फिर तैयार है सैन्य अभ्यास के लिए, जिनका अभ्यास कौशल और पराक्रम दुश्मन देश का दिल दहलाने के लिए काफी है। इस अभ्यास का आगाज 17 फरवरी से होने जा रहा है, जो कि 2 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के रक्षा और सैन्य संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस अभ्यास में दोनों देश की सेना युद्ध भूमि की चुनौतियों से निपटने का अभ्यास करेंगे। हवा से दुश्मन पर हमला करना हो, दुश्मन का शिकार करना हो, ये सेना हर परिस्थिति, हर ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें दोनों देश अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। द्विपक्षीय सेना धर्म गार्जियन अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था, जिससे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिल सके। खबर देहरादून से। देहरादून में नौकरी के लिए अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामा ना हो इसलिए प्रशासन ने गांधी पार्क के 300 मीटर के इलाके में धारा 144 भी लगाई है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
देहरादून की सड़कों पर छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में नाराज छात्रों ने भी पथराव कर दिया, जिसको देखते हुए देहरादून में आज के प्रदर्शन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने गांधी पार्क के 300 मीटर के इलाके में धारा 144 लगाई है। विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और सरकारी इमारतों पर नारे लिखने पर बैन लगा है। साथ ही पत्थर, रोड़ा, किसी तरह का अस्त्र शस्त्र, हॉकी स्टिक, लाठी डंडे रखने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस भारी हंगामे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि धांधली को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकारी नौकरियों में धांधली की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की कमेटी करे। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग बैग से 2 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया है। इसके साथ ही कस्टम विभाग ने 90,000 अमेरिकी डॉलर और 90,000 दिरहम बरामद किए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बैग की तलाशी के दौरान कस्टम विभाग को शायद ही अंदाजा होगा कि डॉलर्स को इस तरह भी छिपाकर लाया जा सकता है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इस बैग में अखबार का एक बंडल रखा हुआ था, जिसे बाहर निकालने के बाद जब अखबार को फाड़ा गया तो इसके अंदर नोट की शक्ल में 90,000 अमेरिकी डॉलर्स छिपाए गए थे। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस कार्टन को देखकर आपको ये लग सकता है कि इसमें कोई सामान पैक कर ले जाया जा रहा होगा। जब कार्टन को खोला गया तो इसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे मिले। इसके बाद भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसमें कौन सी चीज हो सकती है। इस डब्बे को गौर से देखिए। आपको डब्बे के किनारों पर कागज दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये अरब का दिरहम है। कस्टम विभाग ने 90,000 दिरहम बरामद किए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच के बीच टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा है और ये आरोप ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का ये दावा है कि सिराज से कुछ लेकर बॉल पर चिपका रहे हैं और बीसीसीआई ने इस दावे का खंडन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही विवादों की भी शुरुआत हो गई। इस बार विवादों के घेरे में है टीम इंडिया के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक नए विवाद को शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि गेंदबाजी से पहले रविंद्र जडेजा मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और उनसे कुछ लेकर अपनी उंगलियों पर लगाते हैं। इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने फॉक्स क्रिकेट के इस ट्वीट को शेयर किया और लिखा, वो अपनी उंगली पर क्या लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के बेबुनियाद ट्वीट पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अब मामला तूल पकड़ने लगा तो बीसीसीआई सूत्रों ने साफ कर दिया कि रविंद्र जडेजा की उंगली में दर्द था। उंगली को आराम देने के लिए जडेजा ने गेंदबाजी से पहले बाम लगाया था। वहीं बर्फबारी के बाद कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही वहां एवलांच का खतरा भी मंडराने लगा है, जो कभी भी इतना खतरनाक हो सकता है कि लोगों की जान तक ले सकता है। वहीं कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया। लोगों से कहा गया है कि हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मध्यम से हल्के स्तर के हिमस्खलन की आशंका है। जम्मू कश्मीर में आज हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो सकती है। कुपवाड़ा और गुलमर्ग सहित उत्तर कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग और तेनमर्ग जैसे इलाकों में सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखे। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। इस बीच श्रीनगर में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में सभी जगहों पर अगर हम देखें, आज सुबह से ही बारिशें और बर्फबारी हो रही हैं। जो पर्यटन स्थल हैं, गुलमर्ग हैं, पहलगाम, सोनमर्ग, वहां पे भी आज सुबह बर्फबारी हो रही है।
तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गई है। और आपको बता दें कि तुर्की के 3 शहर जिसका नाम है नुगदगी और कहमन मसर और गाजियानटेप में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहां मलबा हटाया ही नहीं जा सकता और मदद के लिए एनडीआरएफ की जो टीम पहुंची उन्होंने एक बच्ची की जान बचाई। भारतीय सेना भी तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है और जिसकी एक तस्वीर वायरल भी हुई, आप वो देखिए। तुर्की में आए भयानक भूकंप के बाद हालात कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। राहत कर्मी मलबे को इस संभावना के साथ भी हटा रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं। इस बीच एक बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है। मलबे से निकाले जाने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कान है। तुर्की में भूकंप के बाद से अब तक कई बच्चों को सही सलामत बचाया जा चुका है। इजराइल से तुर्की आकर काम कर रहे बचाव कर्मियों ने 65 साल के एक बुजुर्ग को मलबे से निकाला। तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने गाजियानटेप में राहत काम का जायजा लिया। तुर्की के कहमन मरस, गाजियानटेप और नुरदगी में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने हजारों लोगों को काल के गाल में समा दिया है, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को झकझोर दे रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकले लोगों की कहानियां बेहद भावुक कर देने वाली हैं। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। भूकंप ने एक तरफ हजारों लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो वहीं इस त्रासदी में एक चमत्कार भी हुआ है। एक महिला ने मलबे में दबे होने के बावजूद एक बच्ची को जन्म दिया। महिला की जान तो नहीं बच सकी, लेकिन बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। तो वहीं दूसरी तरफ 94 घंटों बाद मलबे से बाहर आए अदनान को देखकर कहा जा सकता है कि अगर इंसान हिम्मत रखे तो मौत पर भी विजय हासिल कर सकता है। तुर्की में आए भूकंप में 17 साल का अदनान मलबे में दबा था। 4 दिन बीत गए थे। परिजनों की आस टूटने लगी थी, लेकिन जो नहीं टूटी थी वो थी अदनान की हिम्मत। आखिर एक चमत्कार होता है और रेस्क्यू टीम अदनान को सुरक्षित निकाल लेती है। अदनान ने बताया कि आखिर किस तरह से मुश्किल वक्त में उसने अपना यूरिन पीकर अपनी जान बचाई। अदनान को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि वो सुरक्षित बच गया है। रेस्क्यू वर्कर उसे स्ट्रेचर पर बाहर निकाल चुके थे। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइल परीक्षण करता रहता है और इस बीच में अपने घातक हथियारों की एक झलक उसने दुनिया को भी दिखाई। और इसी बीच उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसके सैनिक कड़ी ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दी। उत्तर कोरिया देश की सेना के 75वें स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है और पूरी दुनिया को अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है। इसी बीच तानाशाह किम जोंग उन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके सैनिकों की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। शून्य के नीचे का तापमान और खून जमा देने वाली सर्दी, और इस सर्दी के बीच उत्तर कोरिया के सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की वर्दी पहने उत्तर कोरिया के कई सैनिक राइफलों से निशाना साध रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई दुश्मन बस अभी ही इन सैनिकों की गोली का शिकार होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन सैनिकों ने सफेद रंग की ड्रेस क्यों पहनी है। दरअसल सफेद रंग की ड्रेस बर्फ के रंग में आसानी से मिल जाती है और दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर सैनिक छिपे हैं। अब जरा उत्तर कोरिया के सैनिकों की इस तस्वीर को भी देखिए। बर्फ और शून्य से नीचे का तापमान, इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी ये सैनिक बदन को बिना किसी गर्म कपड़े से ढके हुए, बिना थमे, बिना रुके सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन बीच बीच में अपने परिवार के साथ नजर आ ही जाते हैं, जिसमें उनके साथ ज्यादातर उनकी बेटी नजर आती है, जिसे लेकर दुनिया ये कयास लगा रही है कि किम जोंग उन अपने बाद अपनी बेटी को गद्दी सौंपेगा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का मिसाइल प्रेम तो दुनिया ने देखा ही है। दुनिया ने ये भी देखा है कि कैसे वो एक के बाद एक मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं। किम जोंग उन अपने परिवार में अकेले नहीं जिन्हें मिसाइल से लगाव है।
किम जोंग उन की पत्नी को भी मिसाइल से बेहद लगाव है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। मौका था सेना के 75वें स्थापना दिवस का और इस अवसर पर आयोजित विशाल सैन्य परेड में किम जोंग की पत्नी री सोल्जू मिसाइल वाला लॉकेट पहनकर परेड में शामिल हुई। परेड में किम जोंग उन ने दुनिया को अपने परमाणु हथियारों की नवीनतम प्रणाली दिखाई, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल का निर्माण अमेरिका को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही परेड में हाइपरसोनिक हवासोंग अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समेत 250 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के साथ परेड की गई। किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2012 में नेता किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद से उत्तर कोरिया ने अब तक 9 सैन्य परेड आयोजित की है। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। जासूसी गुब्बारे को अभी हाल ही में अमेरिका की सेना ने मार गिराया और इसके बाद अमेरिकी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उसका मलबा लेकर जांच के लिए भी भेज दिया है। अमेरिका में दिखे चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन और अमेरिका में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका जासूसी करने वाला सबसे बड़ा देश है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बाइडेन के आरोप पर जवाब दिया है। जो बाइडेन ने चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन की आलोचना की थी और सभी देशों को चीन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को जासूसी करने वाला सबसे बड़ा देश बताया है। 美方称这个气球是所谓机群的一部分，这个我不了解。我想这可能是美方对中国进行信息舆论战的一部分。 तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जांच एजेंसी के अधिकारी मारे गए गुब्बारे के अवशेषों को जमा कर रहे हैं ताकि उससे जुड़ी जानकारियों को हासिल किया जा सके। अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को बीते दिनों अटलांटिक महासागर में निशाना बनाकर गिरा दिया था। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार गिरकर $3 बिलियन से भी कम हो गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट बैंक का $2 अरब 91 डॉलर पर पहुंच गया है। बेल आउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान की IMF के साथ अब तक बात नहीं बन पाई है। अब ऐसे में यहाँ के जो आर्थिक हालात हैं वो और भी बद से बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। IMF की एक टीम पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से है और 9 फरवरी को IMF का दौरा समाप्त हो गया है। लंबी बातचीत के बाद भी पाकिस्तान और IMF के बीच बेल आउट पैकेज को लेकर फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों पक्ष राजकोषीय घाटे और विदेशी फंड के स्रोतों को लेकर असहमत हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 900 अरब का राजकोषीय घाटा निर्धारित किया है, जिस पर पाकिस्तान को भारी आपत्ति है। पाकिस्तान का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे हर चीज पर बहुत अधिक टैक्स लगाना पड़ेगा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने IMF से कठिन शर्तों में कुछ छूट की मांग की है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।